हेलो स्टूडेंट, आज हम साइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक और लेक्चर हमने पढ़ा है जिसमें हमने टीएफओ के बारे में जाना है कि टीएफओ जो कंडीशन है वो कैसे अकर होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जाना हमने। आज उसी कंडीशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं अगर किसी भी बच्चे को टीएफओ की कंडीशन जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर बच्चे में टीएफओ प्रेजेंट है तो जब भी बच्चा कोई ऐसी एक्सरसाइज मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी करेगा जिसमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चे की बॉडी कैसे हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। यानी बच्चे की बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा जब भी बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसमें ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सच है, जैसे फीडिंग कर रहा है, क्राई कर रहा है बच्चा, या डेफिकेशन कर रहा है, डेफिकेशन मतलब स्टूल पास कर रहा है बच्चा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और बच्चे का जो स्किन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो उस कंडीशन को या उस सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरसाइनोटिक स्पेल। क्या बोलते हैं? हाइपरसाइनोटिक स्पेल बोलते हैं। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लू स्पेल के नाम से भी जानते हैं, टेट स्पेल के भी नाम से जानते हैं। किस कंडीशन में होता है? जब भी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा, एक सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसे जिसको बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जिसको हम किस नेम से डिनोट कर सकते हैं? हाइपरसाइनोटिक स्पेल, ब्लू स्पेल और टेट स्पेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेगा, बेसिकली सिम्टम्स नहीं है, एक तरह का फाइंडिंग है। जब भी बच्चे का हम एक्सरे परफॉर्म करेंगे, एक्सरे में हम देखेंगे तो बच्चे का जो हार्ट का शेप है वो कैसे, स्मॉल बूट शेप का दिखेगा। बच्चे का जो हार्ट है वो कैसा दिखेगा, बूट शेप का दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रखा रहता है, जो हमने टीएफओ पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है वो भी एक मेन कॉज होता है टीएफओ का। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा बच्चे में। ठीक है। पुअर ग्रोथ होगी, नॉर्मली पुअर ग्रोथ होगी। क्यों पुअर ग्रोथ होगी? क्योंकि बच्चे क्या कर रहा है, जब भी फीड कर रहा है तो कैसा हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, ऑक्सीजन ब्रीथिंग पैटर्न में उसको या फिर आप कहेंगे ब्रीथ, जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों? बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, इसीलिए तो ब्लूइश डिस्कलरेशन भी हो रहा था। क्यों? ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, राइट। तो इस वजह से जब भी बच्चा फीड करेगा तो प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए पुअर ग्रोथ जैसी कंडीशन बच्चे में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद फोर्थ क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर देखने को मिलेगा। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर जो होगा, जब भी अस्कल्टेट करेंगे बच्चे के हार्ट को तो उसमें हमें ये एक सिम्टम देखने को मिलेगा। देन क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा। ये क्लबिंग ऑफ फिंगर इंडिकेशन होता है क्रॉनिक हाइपोक्सिया का। अगर क्लबिंग ऑफ फिंगर को अगर हम असेसमेंट करें तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए शो किया हुआ है, फिंगर्स में कैसा हो जाता है, फिंगर्स के जो एंड होते हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से डिनोट किया है, यहाँ स्वेलिंग हो जाती है। अगर हम इसके असेसमेंट की बात करें कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये क्लबिंग ऑफ फिंगर है या नॉर्मल फिंगर है, तो उसमें देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है नॉर्मल और क्लब्ड फिंगर में मैंने डिफरेंशिएट किया कि जब भी नॉर्मल फिंगर को हम टच कराएंगे, दो नेल्स को टच कराने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉपरली टच हो जाएंगे। लेकिन इन केस जब ये नेल्स जो होंगे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो वो कंडीशन कहती है क्लब्ड फिंगर। ओके, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर को आप आई थिंक यहाँ से आप पता कर लेंगे क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या होती है, और आज के बाद आप डिनोट करना सीख जाएंगे, डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे नॉर्मल टू क्लब्ड फिंगर के बीच में। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हम रूल आउट करेंगे इस कंडीशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइनोसिस की कंडीशन हम कैसे पता करेंगे, एग्जामिन करके थ्रू एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखेंगे बच्चे का। ठीक है, हम फिर SpO2 से हम सेचुरेशन पता कर सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। एंड क्लब्ड फिंगर, यस, जो मैंने आपको बताया क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, उसको भी हम असेस करेंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे वो मैंने पहले ही आपको बताया है। ठीक है। देन और कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ECG परफॉर्म करेंगे, चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे। क्यों परफॉर्म करेंगे? बूट शेप जो हार्ट है उसको रूल आउट करने के लिए। देन कार्डियक कैथराइजेशन करेंगे
ओके। फिर कार्डिक सीटी स्कैन करेंगे, कार्डिक एमआरआई करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे। ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड किए जाते हैं, यानी कार्डिक एक्टिविटी से रिलेटेड किए जाते हैं, कार्डिक नॉर्मल फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। ओके, तो ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारे सामने आती है तो इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, एक हमारे पास मेडिकल अप्रोच है, दूसरा हमारे पास सर्जिकल अप्रोच है। ओके, अच्छा, मेडिकल सर्जिकल अप्रोच में सबसे पहले हम मेडिकल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर ऐसी कंडीशन आती है बच्चे में तो उसको 100% O2 देंगे। O2 कैसा होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन होना चाहिए। कभी भी हम डायरेक्ट ड्राई ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, एयरवे को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा और कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करेगा। इसलिए जब भी ऑक्सीजन देते हैं, किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन देते हैं हम पेशेंट को, तो ह्यूमिडिफाई फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम 100% ऑक्सीजन देंगे। और पेशेंट जो बच्चा है, यानी जो हमारा पेशेंट है, बेबी पेशेंट है, उसको हम नी चेस्ट पोजिशन में उसको क्या करेंगे, नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। यानी बच्चे को कैसी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन देंगे और 100% ऑक्सीजन सबसे पहले उसको प्रोवाइड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, मॉर्फिन सल्फेट को हम एडमिनिस्टर करेंगे। अच्छा, मॉर्फिन सल्फेट को कितना एडमिनिस्टर करना है, 0.1 to 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्फिन जो होता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी करता है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन अगर कर देगा, बच्चे में ऑलरेडी साइनोसिस की कंडीशन है और बच्चा वापस से अगर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का मतलब यू कैन से शिकार बन जाता है या रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब भी मॉर्फिन सल्फेट देना है तो क्लोज मॉनिटरिंग करनी है बच्चे की। एंड देन उसके बाद क्या करना है, टॉक्सिसिटी को हमें क्या करना है, चेक करते रहना है कि मॉर्फिन टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, यानी मॉर्फिन ओवरडोज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं, इस कंडीशन में हम मॉर्फिन दे ही क्यों रहे हैं, जब मॉर्फिन हमारा क्या कर रहा है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कर रहा है, तो मॉर्फिन इस कंडीशन में हम दे ही क्यों रहे हैं। तो मॉर्फिन बेसिकली क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन यानी वेसल्स को डायलेट कर देता है। और वेसल्स को डायलेट करने क्यों हम वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो भी नैरो ब्लड वेसल्स हैं या फिर नैरोइंग स्टेनोसिस जहां हो रखी है ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, उस वेसल को डायलेट करें ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचे। यानी ऑक्सीजन जहां जहां नहीं पहुंचेगा वहां क्या होगा, साइनोसिस होगी। तो साइनोसिस को आप कह सकते हैं साइनोसिस से ओवरकम करने के लिए हम मॉर्फिन दे रहे हैं। बट मॉर्फिन भी जब हम देंगे तो हम इसको चेक करते रहेंगे कि मॉर्फिन का ओवरडोज ना हो जाए। और हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। क्यों आईवी फ्लूइड देंगे, ताकि हम जो डिहाइड्रेशन हो रहा है बच्चे को, उससे हम उसे ट्रीट कर सके। अच्छा, डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे बच्चे को, क्योंकि हमें पता है बच्चा यहाँ पे अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है, इम्प्रॉपर फीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे को क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होगी। ओके, इसके बाद जो हमारी एसिडोसिस हो रही है, यानी बच्चे को यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। और एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। आपको पता है जो एसिडोसिस होता है दो टाइप का होता है, मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी। तो यहाँ पे कैसा एसिडोसिस होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाती है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन जनरेट होती है। ओके, तो एसिडोसिस को हमें ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। ओके, नाउ सर्जिकल अप्रोच क्या है, पहला तो हमारा पैलेटिव सर्जरी है, दूसरा डेफिनेटिव सर्जरी है। पैलेटिव सर्जरी में हमें पढ़ना है ब्लालॉक टेसिव शंट, दूसरा पॉट शंट, तीसरा हमें वाटर सन शंट पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों शंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। ये शंटिंग का मतलब यहाँ पे है कि एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो शंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक लॉक शंट है उसमें हम कर रहे हैं एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। किसका, या तो राइट या तो लेफ्ट जो सब क्लेविकल आर्टरी है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी से उसको क्या कर रहे हैं हम, उसका एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। यानी जो सब
सब क्लेविकल जो आर्टरी है लेफ्ट या राइट, उसको हम किससे एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी से एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, ताकि जो भी ब्लड फ्लो है वो कैसे हो, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, एओर्टा के थ्रू लंग्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो हो। उसके बाद जो हमारा पॉर्ट शंट है उसमें क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है उसको डिसेंडिंग एओर्टा से क्या कर रहे हैं, एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो वाटर शंट है उसमें क्या कर रहे हैं, साइड टू साइड एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, हम एनास्टोमोसिस कर रहे हैं डिसेंडिंग एओर्टा से विथ राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है, नर्सिंग में आपको पता है जो सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना होता, बट आपको पता होने चाहिए कि हम इस कंडीशन को किस तरीके से करेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद डेफिनेटिव सर्जरी में हम कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, क्लोज वेंट्रिकुलर डिफेक्ट एंड रिपेयर पल्मोनरी स्टेनोसिस बाय पल्मोनरी वल्वोटॉमी। यहाँ पे वल्वोटॉमी परफॉर्म करेंगे। वल्वोटॉमी क्या है, जो भी स्टेनोसिस पेशेंट के अंदर है उसको हम क्लियर करेंगे, उसको हम करेक्ट करेंगे, और जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यानी सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एक तो शंटिंग से हम क्रिएट कर रहे हैं, शंटिंग जो मतलब शंट क्या कर रहे हैं, जो भी ब्लड जो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है वो हम शंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ब्लड का फ्लो कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, तो उसको हम वल्वोटॉमी कर रहे हैं, वल्वोप्लास्टी भी उसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम सर्जिकली क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी वेसल्स हैं जहां स्टेनोसिस हो रहा है उसको हम रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए प्लास्टी वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। और जो भी वेंट्रिकल डिफेक्ट है उसको भी हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमने टीएफओ पढ़ा है वो किस तरीके से एराइज हो रहा है, कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और किस तरीके से मैनेजमेंट हम कर रहे हैं इसका। ओके।